तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से 12th एग्ज़ाम टारगेट में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फिजिक्स का मॉडल सेट लेकर आने वाले थे, जो आज हम लेकर आ चुके हैं। आज देखेंगे फिजिक्स मॉडल सेट नंबर 1 को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और यह वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जो आपके बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स के 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाएंगे, जिसमें आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। बिना देर करते हुए आज का देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल। ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप लोग को देखने से ही लग रहा होगा कि यह आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। कि ऋणात्मक एक और कैसा, तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन से देखते हैं, ए में फेरोमैग्नेटिक, बी में पारामैग्नेटिक, सी में डाईमैग्नेटिक और डी में इनमें से कोई नहीं। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है, तो वह डाईमैग्नेटिक होती है। और डाईमैग्नेटिक कौन कौन होते हैं, तो डाईमैग्नेटिक लिख लीजिए, जिंक होगा, पारा होगा, ये सब कैसे होते हैं, तो वह डाईमैग्नेटिक होते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल को, सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर सवाल अगर आप लोग लाइट सवाल पढ़े होंगे तो आप लोग को बाखूबी पता होगा कि मृग मरीचिका का कारण है। आप लोग अगर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो काफ़ी इजी सवाल है कि मृग मरीचिका का क्या कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, 3 नंबर। ये रहा आज का 3 नंबर सवाल कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। दोस्तों किस तरंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन से देख लेते हैं, ए में रेडियो तरंग, बी में एक्स किरणें, सी में पराबैंगनी और डी में अवरक्त। तो दोस्तों किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिकतम होता है, तो वह रेडियो तरंग है। यानी 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य मान सबसे अधिक होता है, जबकि अवरक्त किरणें के मान सबसे कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, 4 नंबर। और 4 नंबर सवाल बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे कि किसी परिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक क्या होगा। ऐसा सवाल आप लोग को हम करंट चैप्टर में बता चुके हैं कि तब शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। ऑप्शन से देखते हैं, ए में कॉस थीटा, बी में साइन थीटा, सी में टेन थीटा और डी में एक थीटा। दोस्तों विभवांतर धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर कोण क्या है, थीटा है। तब शक्ति गुणांक यानी तब वाट गुणांक का जो मान होगा वह किसके बराबर, तो कॉस थीटा के बराबर होगा। यानी 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, 5 नंबर। 5 नंबर सवाल ये रहा कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। दोस्तों चोक कुंडली का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, तो चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत स्वप्रेरण पर आधारित होता है। और स्वप्रेरण के एसआई मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। या अनियोन्य प्रेरक मात्रक क्या होता है, तो हेनरी ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में यानी निम्न में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कौन सा नियम आधारित है, इससे ऑप्शन से देखते हैं, ए में लेंज नियम, बी में फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन नियम, सी में एम्पियर का नियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर लेंज का नियम कार्य करता है। यानी 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेंज का नियम। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 7 नंबर। ये रहा कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो है वह किस संरचना पर आधारित है, यानी किस घटनाक्रम पर आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, यानी टोटल ऑप्टिकल एंगल पर
अपतित होता है, यानी वो घटना आधारित होता है। और परिकीर्णन को आप लोग तो अवश्य जानते होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों जब एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाएगा तब इसकी जो फोकस दूरी यानी एफ का जो मान होगा वह आपका क्या होगा, तो वह अचर रहेगा, यानी इसका मान कभी भी नहीं बदल सकता है, यानी अचर रहेगा। देखते हैं अगला सवाल 9 नंबर, ये रहा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। दोस्तों कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए उत्तम है, तो वह ऑप्शन से देखते हैं। ए में नाइक्रोम, बी में टंगस्टन जिसे हम बल्ब के तंतु में प्रयोग करते हैं, सी में तांबा और डी में मैग्नीज। दोस्तों संयोजक तार बनाने में सर्वाधिक जो उत्तम पदार्थ है वह कौन सा है, तो वह तांबा है। तांबा किसका किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण तांबा होता है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले इसे जान लेते हैं कि हीटर में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 10 नंबर, जब हम लोग तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। दोस्तों तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है यानी रजिस्टेंस का मान घटता है तो वह क्या है, तो वह एक प्रकार का अर्धचालक है, यानी वह एक प्रकार का सेमी कंडक्टर है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूशन हो सकता है। आगे देखते हैं अगला सवाल, किरचॉफ का द्वितीय नियम। कह रहा है सवाल कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित होता है। ए में आवेश के संरक्षण के नियम पर, बी में ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, सी में संवेग के नियम पर और डी में कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, जबकि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 12 नंबर, काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, आपके एग्जाम में अवश्य ही ऐसा सवाल पूछ सकता है कि मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। कभी आप लोग देखे होंगे मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, नहीं पूछा गया है। तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन होता है, यानी 12 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 13 नंबर। 13 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो बीमा होती है, यानी इसका जो डायमेंशन होता है वह आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन है वह ml के पावर 2 t के पावर -3 और i के पावर -1 होता है, जो डी में आप लोग को आसानी से दिख रहा होगा, यानी इस चेहरा का डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल को और देखते हैं 14 नंबर सवाल। यह सवाल आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया है कि वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई के साथ कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर जो लगा गया बल आघूर्ण होगा एफ का मान वह कितने के बराबर होगा, तब इस पर लगा गया बल का मान होगा जो पीई के बराबर होगा, यानी आघूर्ण और विद्युतीय तीव्रता गुना के बराबर होता है। अगर कितना डिग्री का कोण बनाएगा तब 90 डिग्री का कोण बनाता है तब, यानी 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पीई के बराबर। आगे देखते हैं अगला सवाल 15 नंबर, कारण कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को अगर धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। दोस्तों अगर किसी खोखले गोले चालक को मान लीजिए कि यह खोखला गोला चालक है और उसके धन आवेशित किया जाता है तब उसके भीतर का विभव क्या होगा, तब उसके भीतर का जो विभव रहेगा वह धनात्मक रहेगा, यानी उसके भीतर का वो धनात्मक और समरूप रहेगा, यानी 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, धनात्मक और समरूप। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को और देखते हैं 16 नंबर सवाल कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या। दोस्तों जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब उसकी त्रिज्या जो होती है वह क्या हो जाती है, तो इंक्रीज कर जाती है, इसकी जो त्रिज्या होती है वह बढ़ जाती है, यानी 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 17 नंबर,
कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई यूनिट क्या होता है। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई यूनिट कूलाम मीटर होता है। यानी विद्युत ध्रुव इसका मतलब क्या होता है, तो 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलाम मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिणाम क्या होगा। अगर परिनालिका की जो धारा है वह दुगनी कर दिया जाए तब इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण की सदिश परिणाम क्या हो जाएगा, तो वह दुगना ही हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण भी दुगना हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक टेस्ला होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर। एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र को जो एक दूसरे के कैसा हो, तो दूसरे के पैरेलल हो यानी समानांतर हो, छोड़ा जाए तब इसकी कण की गति कैसी होगी, तब इसकी कण की जो होती है वो सरल रेखा में होती है, जैसा कि आप लोग को हम बता रहे हैं। यानी 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 20 नंबर। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण, जो आप लोग को अभी तुरंत ही बताए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मतलब क्या होता है, तो टेस्ला अभी तुरंत हम बताए हैं आप लोग को 18वां प्रश्न में कि चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मतलब क्या होता है, तो टेस्ला होता है। आगे बढ़ते, इसका अन्योन्य प्रेरकत्व तो का मात्रक हेनरी होता है और फ्राइडे का मात्रक तो आप लोग जानते होंगे। तो आगे देखते हैं अगला सवाल 21 नंबर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता तब बढ़ाई जाती है जब जो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर इसकी सुग्राह्यता को हम बढ़ा सकते हैं। यानी 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सुग्राह्यता को बढ़ाना होगा तब चुंबकीय फ्लक्स को भी बढ़ाना होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 22 नंबर। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार क्यों किया जाता है, तो उसकी धारा को टूटने से बचाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है शंट के रूप में। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के कारण ही गैल्वेनोमीटर को शंट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह क्या होगा। ए में परिकिरणन, बी में विवर्तन, सी में व्यतिकरण और डी में ध्रुवन। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह क्या करती है, तो वह ध्रुवन है। क्या है, तो वह ध्रुवन है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 24 नंबर। कार्य कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो पोलेराइड के द्वारा किया जा सकता है। यानी पोलेराइड के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 25 नंबर। रेखील रेखील स्पेक्ट्रम मिलता है इन्हें उत्सर्जित करने पर। दोस्तों रेखील स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब परमाणुओं को उत्सर्जित किया जाता है। यानी एटम को जब हम लोग उत्सर्जित करेंगे तब किसका निर्माण होगा, तो रेखील स्पेक्ट्रम का निर्माण होगा। और यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 100% पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल 26 नंबर। बैंड बैंड स्पेक्ट्रम कब मिलता है। दोस्तों एटम को निर्माण करते थे रैखिक स्पेक्ट्रम मिलता है, जबकि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं के निर्माण करने से मिलता है। यानी अणुओं के टूटने से किसका निर्माण होता है, तो बैंड स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। इन दोनों सवाल 25 और 26 नंबर सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछ सकता है। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर। किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता होती है। दोस्तों किसी भी प्रिज्म की जो विक्षेपण क्षमता होती है हमेशा कैसा होती है, तो हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी 27 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धनात्मक होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 28 नंबर। कह रहा है कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म है। दोस्तों कोहरे में फोटोग्राफी फिल्म के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो अवरक्त किरणें का प्रयोग करते हैं कोहरे में फोटोग्राफी के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 29 नंबर।
कारक की बीटा किरणें विक्षेपित होती है। दोस्तों बीटा किरणें जो है वह किस में विक्षेपित होती है, तो वह चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। कौन किरण, तो बीटा किरण, यानी 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बीटा किरणें। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर। बहुमूल्य रंगों की पहचान में कौन सहायक होता है। दोस्तों बहुमूल्य रंगों की पहचान में कौन सहायक होता है, तो पराबैंगनी किरणें सहायक होता है। कौन, पराबैंगनी किरणें, यानी 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल को हम पहले ही बता चुके हैं कि स्वपरिकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट हेनरी होता है, जबकि अन्योन्य परिकत्व का भी मात्रक भी हेनरी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 32 मीटर की कारक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने की जरूरत है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो उच्च प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। इन्हीं उच्च रेजिस्टेंस लगाकर को गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, वो भी आसानी से। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 33 नंबर। कह रहा है कि अन्योन्य परिकत्व का मात्रक होता है। दोस्तों पहले ही बता चुके अन्योन्य परिकत्व का या हेनरी परिकत्व का मात्रक क्या होता है, तो अन्योन्य परिकत्व का मात्रक हेनरी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 34 नंबर। धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलनी गति होती है। दोस्तों उसकी दोलनी गति क्या हो जाती है, तो अवमंदित हो जाती है, जो आपके एग्जाम में एक बार पूछा हुआ यह सवाल है। आइए देखते हैं आज का यह रहा अंतिम सवाल। कार्य के प्रकाश की कितने प्रकार के होते हैं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आज बस इतना ही, और मिलते हैं हम सेट नंबर 2 को लेकर काफ़ी जल्द। इससे पहले आप लोग वीडियो में, अगर आप पिछले वीडियो मेरा नहीं देखा तो पिछले वीडियो ज़रूर देख लें, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।